हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान विषय का जो जैव प्रक्रम चैप्टर है, उस चैप्टर का जो पोषण है, यानी कि जैव प्रक्रम जो है वो 4 भागों में बटा है। उसका जो पहला भाग है पोषण, उस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यानी जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है उनका हम लोग आज उत्तर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लघु उत्तरीय प्रश्न का जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है ये आज ही मैंने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया है। यानी कि चैप्टर में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनको हम आज के ऑनलाइन क्लास में, लाइव क्लास में हमने बताया है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो अगर आप उस क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पे भी दिया हुआ है। आप लोग उस क्लास को ज़रूर करें और जो भी ऑनलाइन क्लास होते हैं उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा। चैप्टर पढ़ने से क्या होता है कि आपको अधिकतर प्रश्न के उत्तर उसी में मिल जाते हैं। वैसे तो प्रश्न के उत्तर आपको चैप्टर से ही मिलेंगे, लेकिन पढ़ते समय ही, उस चैप्टर को समझते समय ही आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो वो आप अपने लैंग्वेज में, जब प्रश्न आपसे जो चैप्टर में के बाद पूछा जाता है, चैप्टर के बाद जो आपको प्रश्न उत्तर हल करने के लिए दिया जाता है, तो जब आप उस प्रश्न को देखेंगे और आप चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आप आसानी से अपनी भाषा में प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो आज के लाइव क्लास में हमने इस प्रश्न का उत्तर देखा है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो जीवन के जो उपापचयी क्रियाएं हैं, यानी जो भी जैविक क्रिया होती है, उनके संचालन के लिए जीवों को निरंतर ऊर्जा चाहिए होता है। तो वो जो ऊर्जा होती है उसकी आपूर्ति तथा शरीर की वृद्धि तथा जो भी टूटे फूटे ऊतक होते हैं उनके मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण होना जरूरी है। तो इन सब आदि जो जितने भी कार्य हैं, इसके लिए जीवों में पोषण अनिवार्य है। ठीक है, तो जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, इसका उत्तर आपको मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया है कि पोषण की परिभाषा लिखें। यानी कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम में पोषण, तो जैव प्रक्रम जो चैप्टर है उसका पहला पार्ट जो हम लोग पोषण पढ़ रहे हैं, वो जो पोषण है उसी की परिभाषा आपसे पूछी गई है। तो इसका भी हम लोगों ने, अगर जो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लाइव क्लास हम लोगों का जो हुआ है उसमें अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो आप लोगों को पता होगा कि पोषण की परिभाषा क्या है। वैसे तो हम आपको उत्तर वीडियो में बताएंगे, लेकिन हम लोगों ने आज के लाइव क्लास में, जिसमें हम लोग चैप्टर का डिटेल, मतलब जो चैप्टर है उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने पोषण की जो परिभाषा है वो देखी है। खैर, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग जा करके उस क्लास को जरूर देखें और आने वाले क्लास को जरूर ज्वाइन करें। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब उसमें बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं उस लाइव क्लास से, ऑनलाइन क्लास से। तो आप लोग क्लास को जरूर ज्वाइन करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पोषण की परिभाषा यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया है, पोषण की परिभाषा लिखें। तो पोषण की जो परिभाषा है वो है कि वह विधि जिससे जीव जो है वो पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग पोषण कहते हैं, यानी न्यूट्रिशन की बात हो रही है यहाँ पे। और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जीवों में पोषण की मुख्यतः कितनी विधि होती है। तो 2 विधि होती है, एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। ठीक है, तो पोषण की परिभाषा में आपको इतना लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है और इसके उपोत्पाद क्या हैं। ठीक है, तो उसका उत्तर यहाँ पे मैंने लिख लिया है, जो कि है स्वपोषण, यानी वैसा पोषण जिसमें जीव जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो स्वपोषण पौधों में होता है। तो यहाँ पे पौधों की बात हो रही है। जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें जो
चीज़ें लगती हैं उनकी बात हो रही है कि स्वपोषण में निम्न परिस्थितियों का होना आवश्यक है। तो उसमें आपको सबसे पहला चीज़ चाहिए क्लोरोफिल, जो कि मैंने सेकंड नंबर पे लिख दिया, आप लोग पहले लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्लोरोफिल, फिर सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये निम्न परिस्थितियां हैं जो स्वपोषण के लिए आवश्यक है, और इसके उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है जो पौधों द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 जो है वो आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा जो प्रश्न है वो है कि पर पोषण से आप क्या समझते हैं। तो अभी अभी हमने पोषण जो परिभाषा लिखा उसमें हमने ये जाना कि पोषण 2 विधियों द्वारा होता है, एक स्वपोषण होता है, एक पर पोषण होता है। तो यहाँ पे पर पोषण का डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है, जो कि आज के क्लास में, ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए यहाँ पे इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पर पोषण जो है वो वैसी प्रक्रिया है, यानी कि पर पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। तो स्वपोषण और परपोषण, पर मतलब कि दूसरे पे, है ना, पराया हम लोग कहते हैं ना, तो पराया मतलब कि दूसरा, यानी कि ये जो पोषण की प्रक्रिया है उसमें जो जीव है वो दूसरों पर आश्रित रहता है भोजन के लिए। ठीक है, और इसमें एक चीज और इंक्लूड है कि जो जीव भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं वो परपोषी कहलाते हैं या फिर हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर पोषण से आपसे पूछा था कि पर पोषण जो है वो क्या है, पर पोषण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे पोषण की प्रक्रिया पूछिए कि पर पोषण क्या है। ठीक है, और जो जीव जो परपोषण ग्रहण करते हैं, परपोषण करते हैं, जो वो जो जीव हैं, तो यहाँ पे जीव को भी तो कुछ कहा जाता होगा। तो जो जीव दूसरों पर निर्भर होते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी या हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ्स का जो डिटेल मीनिंग है वो हमने आज के लाइव क्लास में बताया है, तो आप लोग उसमें देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वैसे ही स्वपोषण को भी कहा जाता है। ये जो हेटेरोट्रॉफ्स वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, तो वैसे ही स्वपोषण में भी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग जान लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हाँ, वैसे पढ़ाई में कोई चीज़ नुकसानदेह नहीं होता है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं लग रहा है कि नहीं ये चीज़ मेरी जानकारी के लिए नहीं है, तो उससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, बट आपके बुक में दिया है तो मतलब आपकी जानकारी के लिए ये नॉलेजेबल आपके लिए है, तो आपको ये चीज़ जान लेना चाहिए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला जो प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न में वो है कि मृत जीवी पोषण से आप क्या समझते हैं। तो ये जो मृत जीवी पोषण है, ये पर पोषण जो हम लोगों ने पढ़ा, पोषण की जो विधि है, वो पोषण जो है वो पर पोषण वो 3 भागों में बटा है। स्वपोषण तो स्वपोषण एक ही पार्ट है, लेकिन जो पर पोषण है वो भी 3 भागों में बटा है, जिसमें कि मृत जीवी जो है वो पहला आपका पोषण है पर पोषण का। ठीक है, तो मृत जीवी पोषण में क्या होता है कि वैसा ये पोषण है जिसमें जीव जो है वो मृत जंतुओं को, यानी कि मरे हुए जंतुओं को और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। तो सिर्फ इसमें ये नहीं, मृत जीवी जो पोषण है उसमें क्या होता है कि जो जीव होते हैं, जो जिनको वो जीव जो अपना भोजन लेते हैं, उसमें क्या होता है कि जो जंतु होते हैं वो मृत होते हैं, यानी कि वो मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और वो ग्रहण कैसे करते हैं, तो शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में उसे अवशोषित करते हैं, तो उन्हें ही हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। और जो जीव अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी या फिर सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, मृतजीवी या फिर सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, और जो जीव मृतजीवी पोषण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इस वीडियो में इस प्रश्न में हमने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग अगला जो प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न का उसको देखते हैं। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा है वो है कि परजीवी पोषण क्या है। ये जो परजीवी पोषण है ये पर पोषण का दूसरा पार्ट है। तीसरा जो है वो है प्राणी संपोषण। तो ये सारी चीज़ें, यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि ये जो जितनी भी चीज़ें अभी आपको प्रश्न में पूछा गया है वो सारी चीज़ें आपको चैप्टर के डिटेल वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
दिया गया है, आप लोग उसको देख लीजिए। तो चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिली है, आप लोग उसको पढ़िए, समझिए और यहाँ पे उत्तर आप लोग खुद के लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर आप खुद के लैंग्वेज में अपनी मातृभाषा में लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि एग्ज़ाम टाइम में अगर आप कोई एक वर्ड भूल भी जाते हैं तो उसको आप मैनेज करके दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जिससे उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ किताबी लैंग्वेज को पढ़ेंगे, किताबी भाषा को ही एकदम रट लेंगे तो वो आपको दिक्कत हो सकता है कि अगर एक सेंटेंस एक वर्ड इधर उधर होता है तो फिर आदमी जल्दी मतलब कि आप लोग उस सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे, सेंटेंस गड़बड़ हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि हम उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, जिससे हमें प्रश्न उत्तर को अपने लैंग्वेज में लिखने में आसानी हो, हम अपने तरीके से उसको लिख पाएँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने वैसे ही अभी तक जितने भी प्रश्न हमने आपको बताए हैं वो सारे प्रश्न उत्तर को हमने अपने लैंग्वेज में ही लिखा है, बुक को देखा है, बुक में देखा है, बट उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अभी तक का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि वैसा पोषण इसमें जो जीव है वो दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर, यानी कि टेम्पररी भी रह सकता है वो और परमानेंटली भी रहता है, ठीक है, और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कवक, जीवाणु, अमरबेल और गोलकृमि ये सब परजीवी पोषण के उदाहरण हैं। और जो जीव ऐसे जो जीव हैं वो भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे लेते हैं। तो इस प्रकार भोजन करने वाले जीव जो हैं वो क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि जो जीव जिस जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है, यहाँ पे अब उस जीव की भी बात हो रही है जिससे वो अपना भोजन ग्रहण करता है। मृतजीवी में हमने ये देखा कि जो जीव दूसरे जिससे वो जो जीव भोजन ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे आपने देखा कि जो जीव अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि जिससे वो ग्रहण करता है उसका भी नाम यहाँ पे दिया गया है कि भोजन करने वाले जीव को परजीवी कहते हैं और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें पोषी कहते हैं, वे पोषी कहलाते हैं। तो ये आपका 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें पोषी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न भी हमारा क्लियर हो गया है। 7वां नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपका अगला प्रश्न है यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न का 7वां नंबर प्रश्न, उसमें ये कह रहा है कि प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे पोषण नहीं पूछा है कि प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, यानी यहाँ पे प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं। तो प्राणी संपोषी जो जीव हैं उनमें पोषण जो है वो 5 चरणों में होता है, ठीक है। ये 5 जो भाग हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, अंतःग्रहण, अवशोषण, पाचन, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। ये 5 चरणों में जब प्राणियों के अंदर पोषण होता है तो इस प्रकार का पोषण जो है प्राणी संपोषण कहलाता है। और जो जीव इस पोषण को मतलब इस प्रकार का पोषण जिस जीव में होता है, जो जीव इस प्रकार का पोषण करते हैं उन्हें हम प्राणी संपोषी जीव कहते हैं या वे प्राणी संपोषी जीव कहलाते हैं। यानी ये भी एक मृतजीवी और परजीवी जैसा था कि मृतजीवी में जो जीव भोजन ग्रहण करते हैं उन जीवों को क्या कहते हैं और परजीवी में जो भोजन ग्रहण करते हैं उन जीवों को क्या करते हैं और जिनसे वो भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो परजीवी में तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मृतजीवी में, परजीवी में, प्राणी संपोषी में ये एक चीज कॉमन था, ठीक है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न हो गया है। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का लघुत्तरीय प्रश्न का ये है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखें, इसका महत्व लिखें। तो ये जो है आपका, ये मैंने इसलिए लिखा, आपसे सिर्फ लघुत्तरीय प्रश्न में ये पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछा है कि रासायनिक समीकरण या इसका महत्व लिखिए। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अधिकतर आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न इस तरह से आया हुआ है कि आपको प्रकाश संश्लेषण क्या है ये भी बताना है और इसके रासायनिक समीकरण के साथ साथ इसका महत्व भी लिखना है, ठीक है।
तो आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो उसका यहाँ पे उत्तर हम लोग देख लेते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका कि हरे पौधे जो हैं वो सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट यानी अपना भोज्य पदार्थ जो है वो भोजन का निर्माण करते हैं और O2 गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका रासायनिक समीकरण हमने यहाँ लिख दिया है, 6CO2 + 12H2O। फिर यहाँ पे आपका सूर्य का प्रकाश जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रक्रिया होती है और उसके बाद निर्माण होता है ग्लूकोज का, जिसमें आपका ऑक्सीजन बनता है। तो C6H12O6 + 6H2O + 6O2 ये आपका प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर ये है कि पत्तियों के पैलिसेड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो उत्तर है इसमें आप एक लाइन और जोड़ दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो अब ये प्रश्न आपका अच्छे से क्लियर, इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का। फ्रेंड्स, तो आपका अगला जो प्रश्न है वो ये है कि भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो भोजन जो हम ग्रहण करते हैं उसका जो पचने का प्रक्रिया है उसका, तो वही आपसे पूछा है कि भोजन का जो पाचन है उससे आप क्या समझते हैं, उसको यहाँ पे बताना है। तो भोजन का पाचन जो है उसके द्वारा क्या होता है, तो जो हम भोजन ग्रहण किए होते हैं उसमें जो भी जटिल अणु होते हैं वो छोटे अणु में टूट जाते हैं और शरीर को उससे ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा से क्या होता है कि हमारी जो जैविक क्रियाएं हैं वो चलती रहती है, निरंतर जो है वो चलती रहती हैं। तो ये तो आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। उसमें आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि भोजन के रूप में हम क्या क्या ग्रहण करते हैं और वो किस चीज़ में परिवर्तित हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो भी हम लोग ग्रहण करते हैं वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल बनते हैं। वसा जो है उससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, वसा जो है वो किस में हो जाता है, ऊर्जा में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ग्रहण करते हैं। तो भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर आपको मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा है लघु उत्तरीय प्रश्न का 11 नंबर प्रश्न है, ये 11वां नंबर। ठीक है, तो वो प्रश्न है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये जो टॉपिक है वो है मनुष्य के जंतुओं में जो पोषण होता है, पोषण चैप्टर का ही ये हम लोग प्रश्न उत्तर बना रहे हैं। तो इसमें जैसे कि हमने आज लाइव क्लास में, ऑनलाइन क्लास में आपको बताया था कि अलग अलग पार्ट में इस चैप्टर में जो जो मुख्य पॉइंट है वो है पोषण, सबसे पहला है जैव प्रक्रम, फिर पोषण की विधि, और फिर पौधों में पोषण, जंतुओं में पोषण। तो जंतुओं में जो पोषण है तो उसमें मनुष्य का आहार नाल आता है। तो आहार नाल में सबसे पहला जो मुख्य अंग होता है वो होता है मुख गुहा, जिसके द्वारा हम लोग भोजन अंदर लेते हैं। तो मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, लार ग्रंथियां यानी इनसे ही वो लार निकलते हैं जिसके द्वारा भोजन जो है मुख में लार से सने होते हैं। ठीक है, जिनसे हमें निकलने में आसानी होती है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो यहाँ उत्तर मैंने लिख दिया है, वो है कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनमें आपका नाम भी आप लिख दीजिए, चूंकि ये लघु उत्तरीय है, अति लघु नहीं है। ठीक है, तो नाम है पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरा है सब लिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है, पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरा क्या है, सब लिंगुअल लार ग्रंथि। तो प्रश्न संख्या 11 जो है वो हम लोगों को उसका उत्तर मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं और उसका उत्तर। फ्रेंड्स, जो आपका 12वां नंबर प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न का, वो आपसे ये पूछा है कि मनुष्य का जो आमाशय है वो कितने भागों में बटा है, उनके नाम लिखें। आइए इसका उत्तर जानते हैं।
इसका उत्तर होगा कि जो मनुष्य का आमाशय है वो 3 भागों में बटा होता है। इनके नाम जो है वो निम्न है। आपके बुक में दिया हुआ है कि जो अग्र भाग है वो कार्डियक कहलाता है, पिछला भाग यानी पीछे का भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है, और तीसरा जो है वो मध्य भाग है। इन दोनों के बीच का जो भाग है वो फुंडिक भाग कहलाता है। ठीक है, तो चूंकि ये मध्य भाग है तो आप चाहें तो उसको सेकंड नंबर में भी लिख सकते हैं, बट आपके बुक में जैसे दिया था उस तरह से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। बुक में आपका लिखा है कि इन दोनों के बीच का भाग फुंडिक भाग कहलाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लिखा है कि इन दोनों के बीच का भाग जब है तो यानी कि मध्य भाग, तो मध्य भाग क्या होता है? फुंडिक। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12वां नंबर प्रश्न। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न का देखते हैं। अगला जो प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न का वो है कि मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी है? छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। ठीक है, छोटी आंत जो है उसकी लंबाई आपको बतानी है। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 6 मीटर होती है, और चौड़ाई भी हमने यहाँ पे लिख दिया। आपसे सिर्फ लंबाई पूछा है, लेकिन हमने यहाँ पे चौड़ाई भी आपको बता दिया। बाई चांस अगर आपको प्रश्न पूछे तो आप लोग चौड़ाई भी बता सकते हैं। तो चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है। अब बात करते हैं छोटी आंत के भागों की। तो छोटी आंत जो है वो 3 भागों में बटा होता है। प्रश्न में तो यही दिया ही हुआ है आपका। वो है ग्रहणी, जैजुनम और इलियम। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग होता है, जैजुनम छोटी आंत का मध्य भाग होता है यानी बीच का भाग, और इलियम जो है वो छोटी आंत में अधिकांश भाग होता है, यानी कि इन दोनों के बाद जितना भाग बच गया वो इलियम होता है। और इलियम जो है वो काफी छोटी आंत का ज्यादातर भाग जो है वो इलियम ही होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे मिल गया होगा। आपको कहीं भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान का जो जैव प्रक्रम चैप्टर है उसमें जो पोषण उसका भाग है उसका लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोगों ने आज की इस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।